हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश रंजन पुनः आरएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर से लगभग आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन गारंटेड के साथ मैं बोलता हूं, गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में ही यह क्वेश्चन पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन बनने वाला है इस चैप्टर से। तो यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, लॉन्ग टाइप या लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम हॉट टॉपिक लेकर आएंगे इस चैप्टर का और इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। तो चलिए मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 मतलब वैसे छात्र जो 2025 में मैट्रिक एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए स्पेशल है। आगे है कि हिस्ट्री 100% गारंटेड, मतलब सही सुन रहे हैं आप, सही देख रहे हैं, मतलब 100% यहां से क्वेश्चन पूछने 100% क्वेश्चन यहाँ आएगा, नहीं पूछने का कोई सवाल नहीं है। यहां से निश्चित है कि लगभग 4 से 6 क्वेश्चन यहां से बनवे करेगा तो बनवे करेगा, पूछवे करेगा तो पूछवे करेगा। बीएसईवी की बात करते हैं, यहां से लगभग 4 से 6 क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। आगे है हमारा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे बहुत बारीकी नजर से, और बारीकी नजर से वैसे टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछती है। आगे है देखिए वन शॉट, मतलब इस चैप्टर का जो हॉट टॉपिक है, उसी टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। 100% गारंटेड वाले टॉपिक है, मतलब यहां से तो क्वेश्चन आइए करेगा 100 में 100%। मतलब आप 40-45 मिनट अपने जीवन का कीमती समय दीजिए और अपने एग्जाम में लगभग 4 से 6 क्वेश्चन यहां से आप पा लीजिए, बिल्कुल फ्री है। आगे है अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम राजेश सर है और मैं आपको स्पेशल हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री लेक्चर ऑब्जेक्टिव दोनों साथ दूंगा। तो चलिए मैं सेशन को शुरू करता हूं। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती है मंजिल की राह है, यूं ही नहीं मिलती है मंजिल की राह है, एक तिलका तिलका जुटाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है मंजिल की राह है, एक तिलका तिलका जुटाना पड़ता है। जब चिड़िया से पूछा जाता कि अपना घोंसला कैसे बनाती है तो चिड़िया कहती है तिलका तिलका जुटाना पड़ता है। वही बात है मेरे प्यारे बच्चों कि चलिए हम टॉपिक पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कहते हैं कि माँ तेरे हर पसीनों को मोती से सजाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ तेरे शेर और शेरनी पूरा करके दिखलाऊंगा। मतलब हम अपने मेहनत से, कहते हैं हम अपने मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं, हम मेहनत ही सब कुछ है। लोग कहते हैं कि मेहनत और किस्मत का खेल है, यहाँ किस्मत कुछ भी नहीं है, मेहनत से ही किस्मत बदलती है और आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपका किस्मत चमकने वाला है। तो चलिए अब अपने उम्मीद है कि आप मेहनत करते होइएगा अपनी तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलिए सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, हम सेकेंड चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद सेकेंड चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। यह चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में 3 चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इस चैप्टर में 3 चीज हमको पढ़ना पड़ेगा। पहला समाज के बारे में, दूसरा सम्मान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तीसरा सम्मान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सम्मान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तीसरा सरकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक 3 चीज है जो आपके दिमाग में इस चैप्टर को पढ़ते समय हमेशा आना चाहिए कि जब ये चैप्टर शुरुआत करेंगे तो समाज के बारे में पढ़ेंगे, उस समाज में आपका कितना रिस्पेक्ट है,
इसमें इसके बारे में भी पढ़ेंगे और स्टेप के तहत सरकार का क्या दायित्व है इस चैप्टर में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि समाजवाद होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, समाजवाद होता क्या है? समाजवाद होता क्या है? समाजवाद क्या होता है? समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पे सरकार का अधिकार होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। सरकार का नियंत्रण रहता है। उसे समाजवाद कहते हैं या उसे समाजवाद कहते हैं या उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक टॉपिक मेरा है, मतलब अब क्या कह रहा है सुनिए। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि समाजवाद क्या है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है। समाजवाद क्या है? एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में समाज के सभी साधनों पर, मतलब समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पे, मतलब समाज में जो भी वस्तु उत्पादन हो रहा है या जो भी वस्तु इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अवेलेबल है, उस सब पे हमारा सरकार का अधिकार होता है। मतलब हमारा सरकार की अगर बात करते हैं, इस सरकार की बात करते हैं, मतलब समाजवाद में एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसपे सभी साधनों पे सरकार का अधिकार होता है। उसे समाजवाद अर्थव्यवस्था या सामाजिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, या इसे सरकारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे सरकारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे सरकारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये हो चुका। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार साम्यवाद क्या होता है। चलिए तो आगे हम पेज में लेंगे कि साम्यवाद क्या होता है। चलिए, साम्यवाद क्या होता है? जिस प्रकार समाजवाद में सरकार का अधिकार हो गया, उसी प्रकार साम्यवाद में क्या होगा कि किसी भी समाज में आपको समान अधिकार देगा। मतलब साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार दिया जाता है। उसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था या उसे साम्यवाद कहते हैं। मतलब समाज में समान अधिकार मिलेगा, मतलब बराबर का अधिकार मिलेगा। मान लीजिए समाज में एक पंचायत भवन है,
उसमें मान लीजिए मेरा 80% अधिकार है, तो अगला व्यक्ति को भी 80% ही अधिकार दिया जाएगा। मतलब थर्ड पर्सन को भी 80% अधिकार दिया जाएगा, मतलब फर्स्ट पर्सन को भी 80% अधिकार दिया जाएगा, सेकेंड पर्सन को भी 80% अधिकार दिया जाएगा और थर्ड पर्सन को भी 80% अधिकार दिया जाएगा। मतलब हम सीधे शब्दों में कहेंगे कि समाज के जितने भी संसाधन है, समाज के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकार की व्यवस्थाएं है, उस पे सभी समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार देती है। ऐसी व्यवस्था को हम साम्यवाद व्यवस्था कहते हैं। चलिए, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखते हैं, उस समाज के दृष्टि से था, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं, अर्थव्यवस्था के दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था ए है। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे समझिए, अर्थव्यवस्था को अगर देखते हैं, मतलब फाइनेंशियल के दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का, सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का राइट होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर गवर्नमेंट का, मतलब सरकार का अधिकार होता है, इस पे सरकार का अधिकार होता है। इसलिए पूंजीवादी कुछ कंट्री है जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, समाजवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का अधिकार होता है, जैसे चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रितवादी क्या होता? मतलब मिश्रित मतलब बहुत सारे को, 2 अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर बनाया गया, मतलब पूंजीवादी और समाजवादी को मिला दिया गया है, तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का उत्पन्न हुआ है। मतलब इसमें सरकार, इसमें निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत का मिश्रितवादी का उदाहरण है, भारत है, बेल्जियम है, कुछ ऐसे कंट्री है जहां मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था लागू है। अब समझिए पूंजीवादी के बारे में, जब हम समझेंगे पूरा डिटेल में, पूंजीवादी के बारे में अगर समझेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे, तो उत्पादन के सभी साधनों पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए और सुनिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है। उसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर क्या हो जाएगा? सरकार अधिकार कर लेगा। मतलब 100 से सरकार अधिकार करेगा तो समाजवादी बन जाएगा, बन जाएगा। आगे है उसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, सरकार और आम पब्लिक दोनों का अधिकार होता है, ऐसी व्यवस्था को मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सरकार किसी वस्तु का रेट तय जनता और सरकार का आदमी मिलकर बैठकर करता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ कंट्री लेते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या कौन कौन सी अर्थव्यवस्था। अब देखिए, एक साइड हम और कंट्री लेते हैं, देश लेते हैं, एक साइड लेते हैं अर्थव्यवस्था, एक साइड अर्थव्यवस्था लेते हैं। अब समझिए, यहां पे पहला लेते हैं अमेरिका। मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, चीन लेते हैं। तो चीन में मेरे प्यारे बच्चों, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, हम अपना भारत की बात करते हैं। तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों, भारत चलता है जनता और सरकार दोनों से मिलकर, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है हमारे भारत में। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, अगर रूस की बात करते हैं, अगर रूस की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों। जबकि पाकिस्तान में अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जबकि पाकिस्तान में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब टॉपिक आप लिख लीजिएगा। मतलब अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था, भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक कुछ कंट्री है जो आपकी एग्जाम में भी पूछ देता है कि किस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू है। मतलब हमारे चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था पे सरकार चलाती है, अमेरिका में पूंजीवादी चलाती है, भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, रसिया में समाजवादी, पाकिस्तान में मिश्रित है। उसी प्रकार चीन की राजधानी देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है। इसके अलावा चीन की राजधानी बीजिंग है मेरे प्यारे बच्चों, बीजिंग है मेरे प्यारे बच्चों। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, और रूस की राजधानी मॉस्को है मेरे प्यारे बच्चों, रूस की राजधानी मॉस्को है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। ये सब कंट्री है। उसी प्रकार यहाँ करेंसी की बात किया जाए तो अमेरिका की करेंसी है डॉलर, चीन का जो मुद्रा का नाम है युआन, चीन का नाम है युआन, चीन का युआन है। चीन की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो पूछ देता है, चीन का मुद्रा का नाम है युआन, चीन का मुद्रा का नाम है, चीन का मुद्रा का नाम है युआन। रूस का रूबल है मेरे प्यारे बच्चों, रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, रूबल नामक मुद्रा है रूस का। इसके अलावा पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान का मुद्रा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आर्थिक दृष्टि से समाज को दो भागों में बांटा गया है, समाज के दो भागों में बांटा गया है, समाज के दो भागों में बांटा गया है, समाज के दो भागों में बांटा गया है। पहला पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे समाज में दो तरह के आर्थिक दृष्टि से लोग रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से हमारे समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक अमीर और एक गरीब। आप बहुत सारे लैंग्वेज ठेठी भाषा में सुनते होइएगा कि वो अमीर है वो गरीब है। अब यहाँ पे समझिए मेरे प्यारे बच्चों,
कि सही में इस आर्थिक दृष्टि से समाज के दो भागों में बांटा गया। एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग में बांटा गया है। मतलब पूंजीपति वर्ग वे वर्ग होते हैं समाज में जिसके पास संपत्ति काफी ज्यादा होती है, जो संपत्ति के साथ साथ उसके पास धन ज्यादा रहता है। संपत्ति, पूंजीपति वर्ग मतलब जिसके पास पूंजी संपत्ति ज्यादा है, मतलब जिसके पास पूंजी या संपत्ति अधिक होती है, संपत्ति ए होता है। जबकि श्रमिक वर्ग की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, श्रमिक वर्ग की अगर बात करते हैं, श्रमिक वर्ग की अगर बात करते हैं तो श्रमिक वर्ग में मजदूर लोग आता है, मजदूर लोग आता है। मतलब आर्थिक दृष्टि से समाज के दो भागों में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग वे वर्ग होते हैं जिसके पास पूंजी और संपत्ति ज्यादा होती है। श्रमिक वर्ग वे वर्ग होते हैं जो मजदूर लोग होते हैं। इसमें आ जाएगा गरीब लोग आ जाएगा, किसान आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आ जाएगा। किसमें? श्रमिक में आता है। मतलब श्रमिक में क्या आता है कि जो सिंपल है, जो मजदूर लोग आता है, जो गरीब लोग आता है, जो किसान लोग आता है, वही जो अपना कमाकर जीवन यापन करता है उसे श्रमिक वर्ग कहते हैं। पूंजीपति वर्ग जिसके पास संपत्ति, धन संपत्ति ज्यादा होती है उसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम और देखते हैं आधुनिक समाज में आधुनिक समाज को तीन भागों में बांटा गया है। आधुनिक समाज को तीन भागों में बांटा गया। ये सुनिए, अब समझिए, कुछ समाजवादी लोग आएगा इस चैप्टर में, और समाज में जो प्रतिक्रियाएं हो रही है लोगों के बीच, समाज में एक सामाजिक मुद्दा को बनाते हुए समाज में लोग अपनी समाज के लिए क्या क्या, समाज को विकास करने के लिए क्या क्या करते हैं, वो समाजवादी लोग कुछ आएगा और समाज में समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज पे अपना टिप्पणी देगा, अपना सिद्धांत देगा। तो आधुनिक समाज के अगर देखा जाए तीन भागों में बांटा गया है, तो इससे पहले पढ़ेंगे कुछ समाजवादी लोग के बारे में पढ़ेंगे, कुछ समाजवादी लोग के बारे में पढ़ेंगे, समाजवादी लोग के बारे में पढ़ेंगे, लोग के बारे में। कुछ समाजवादी लोग हैं, जैसे पहला सेंट साइमन है, दूसरा लुई ब्ला है, तीसरा फॉरियर, चौथा पहला मेरे प्यारे बच्चों सेंट साइमन, दूसरा लुई ब्ला, तीसरा फॉरियर, चौथा रॉबर्ट ओवेन, पांचवा सेंट साइमन, लुई ब्ला, फॉरियर, रॉबर्ट ओवेन। एक कुछ समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, ये सब आते हैं समाज में। और चौथे लेते हैं कार्ल मार्क्स, ये सब आते हैं। 5 है। ये मैंने 5 समाजवादी विचारधाराओं को आपके सामने मैंने लिखा, और ये पांचों समाजवादी विचारधारा समाज को विकास करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना तर्क देता है। पहला है सेंट साइमन, दूसरा है लुई ब्ला, तीसरा है फॉरियर, चौथा है रॉबर्ट ओवेन, पांचवा है कार्ल मार्क्स। ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, और ये यूरोपियन समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेंट साइमन क्या कहता है, लुई ब्ला क्या कहता है, फॉरियर क्या कहता है, रॉबर्ट ओवेन क्या कहता है, कार्ल मार्क्स क्या कहता है। सबका अलग अलग तर्क है मेरे प्यारे बच्चों। सेंट साइमन कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है, सेंट साइमन कहता है कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है
तो समाज के लोग खुद मेहनत करें। मेहनत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। कौन कह रहा है? सेंट साइमन कह रहा है। सेंट साइमन कह रहा है। लेकिन लुई वाला और फॉरियर कहता है कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज में राजनीति करना जरूरी है। राजनीति के तौर पर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। रॉबर्ट ओवेन कह रहा है कि अगर समाज में आगे बढ़ाना है समाज को, तो समाज में कुछ औद्योगिक कंपनियां खोल दिया जाए ताकि सबका रोजगार मिल सके और समाज आगे बढ़ सके। मतलब सबका अलग अलग कथन है मेरे प्यारे बच्चों। सेंट साइमन अलग कहा समाज के बारे में, लुई वाला अलग कहा समाज के बारे में, फॉरियर अलग बोला समाज के बारे में, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स अलग बोला। लेकिन आधुनिक समाज के बारे में अगर पढ़ेंगे तो चलिए हम पढ़ते हैं थोड़ा आधुनिक समाज के बारे में। आधुनिक समाज के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। आधुनिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जितना तो यूटोपियन समाजवादी नेता था ये सब। चलिए आधुनिक समाज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आधुनिक समाज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला यूटोपियन समाजवाद। दूसरा पहला यूटोपियन, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला कह रहा यूटोपियन, दूसरा कह रहा वैज्ञानिक। मेरे प्यारे बच्चों तीसरा आधुनिक समाजवाद। ये 3 है। आधुनिक समाज को 3 भागों में यूटोपियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और आधुनिक समाजवाद। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यूटोपियन की अगर बात करते हैं, यूटोपियन पहले आता है यूटोपियन, इसके बाद आता है वैज्ञानिक, इसके बाद आता है आधुनिक। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछ दे आपसे, काल पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों, अगर काल पूछ दे आपसे, तो पहला यूटोपियन आएगा, दूसरा वैज्ञानिक आएगा, तीसरे आधुनिक आएगा। मतलब हम वैज्ञानिक समाजवाद को विचारधारा से पढ़ने से पहले यूटोपियन समाजवाद में, मतलब यूरोप के क्षेत्रों में समाजवाद किस प्रकार, यूरोप के क्षेत्रों में समाज को किस प्रकार विकास किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा पढ़ लेंगे तो आधुनिक समाजवाद के विचारधाराओं को हम बहुत बारीकी नजर से हम पढ़ेंगे। तो चलिए तो क्वेश्चन पूछ दे, यूटोपियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और आधुनिक समाजवाद। तो चलिए यूटोपियन की बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला पेज लेते हैं हम और यूटोपियन की बात करते हैं। यूटोपियन समाजवाद की बात करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले। तो यूटोपियन समाजवाद में यूरोप के क्षेत्रों में प्रसिद्ध समाजवादी लोग सामने आता है और यूरोप के समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना तर्क देता है और यूरोप के समाजवाद में समाज को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करने का काम करता है। तो पहला है यूटोपियन समाजवादी विचारधारा को प्रकट करता है, पहला सेंट साइमन लिए मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा पढ़ेंगे रॉबर्ट ओवेन की बात करते हैं, रॉबर्ट ओवेन। तीसरा पढ़ते हैं लुई
लुई बला पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लुई बला। चौथा मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे सेंट साइमन रॉबर्ट एवं लुई बला फॉरियर, फॉरियर, फॉरियर के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पांचवा पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ देता है कि सेंट साइमन क्या है, रॉबर्ट ओवेन क्या है, लुई बला क्या है, फॉरियर क्या है, कार्ल मार्क्स क्या है। तो ये जितने भी लोग हैं ये पांचों लोग यूटोपियन समाजवाद है, समाजवादी विचारधारा, यूटोपियन समाजवादी विचारधारा के लोग, विचारधारा के लोग, यूटोपियन समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, यूटोपियन समाजवादी विचारधारा के लोग है, यूटोपियन समाजवादी विचारधारा के क्या है, लोग है मेरे प्यारे बच्चों। सेंट साइमन की बात किया जाए, ये सब ब्रिटेन का है, ये सब ब्रिटेन का है। कार्ल मार्क्स ये जर्मनी का है, कार्ल मार्क्स क्या का है, जर्मनी का है मेरे प्यारे बच्चों। सेंट साइमन ये सब ब्रिटेन का है। पूछ देता है कि सेंट साइमन कहाँ के निवासी है, तो ब्रिटेन का है। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के, ब्रिटेन का है। कार्ल मार्क्स कहाँ के, जर्मनी का है। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। यूटोपियन समाजवाद के एक नेता के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। अब समझिए कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कार्ल मार्क्स का जन्म, पहला पॉइंट में लेते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करते हैं, जर्मनी के टियर नगर में, जर्मनी के टियर नगर में, टियर नगर के राइन प्रांत में हुआ था, राइन प्रांत में हुआ था, मतलब राइन राज्य में हुआ था। और टियर कंट्री का नाम, टियर नगर का नाम है, उसमें हुआ था, इसका नाम जर्मनी में हुआ था। अब समझिए और आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, हेनरिक मार्क्स था, हेनरिक मार्क्स था। अब समझिए ये पेशे से वकील था। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स की अगर बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का हैप्पी बर्थडे 5 मई 1818 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और इसका स्थान की बात करते हैं तो जर्मनी के टियर नगर में, टियर नगर के राइन प्रांत में इसका क्या होता है, जर्मनी के टियर नगर के राइन प्रांत में इसका, राइन प्रांत में, जर्मनी के टियर नगर के राइन प्रांत में इसका जन्म होता है। इसके अलावा इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। इनके पिता का क्या नाम है, हेनरिक मार्क्स है। अब आगे देखते हैं, सन 1836 ईस्वी में, सन 1836 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का अगर शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, इसका हायर एजुकेशन होता है बर्लिन विश्वविद्यालय में, बर्लिन विश्वविद्यालय में, बर्लिन विश्वविद्यालय में, बर्लिन विश्वविद्यालय में इसका हायर एजुकेशन में एडमिशन हो जाता है। इसके बाद 7 साल के बाद 1843 ईस्वी में इसकी कार्ल मार्क्स के बचपन का मित्र जेनी से इसका विवाह हो जाता है। जेनी से इसका विवाह हो जाता है, जेनी से इसका विवाह हो जाता है। किसका विवाह होता है, कार्ल मार्क्स का विवाह होता है। इसके अलावा 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का मित्र फ्रेडरिक एंगल्स से प्रभावित होकर फ्रेडरिक एंगल्स से प्रभावित होकर
फ्रेडरिक एंगल से प्रभावित होता है और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एक समाजवाद में एक समाजवादी विचारधारा प्रकट करता है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए 1844 में 1844 की अगर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1844 में 1844 में फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात होती है। इसका बचपन का मित्र था और इससे प्रभावित होकर 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र की बात करें, समाजवादी घोषणा पत्र जारी करता है, दोनों मिलकर। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आगे देखते हैं थोड़ा हम नया ऐड पेज लेते हैं हम। यूटोपियन समाजवादी में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में होता है। इसका स्थान जर्मनी के टियर नगर के राइन प्रांत में इसका जन्म होता है। इसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स तो वकील था। इसके अलावा 1836 में इसका हायर एजुकेशन के लिए इसका एडमिशन होता है बर्लिन विश्वविद्यालय, जो जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन में ही बर्लिन विश्वविद्यालय है। 1843 ईस्वी में जेनी से इसका विवाह होता है। 1844 ईस्वी में अपने बचपन का मित्र फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात होता है और इससे प्रभावित होकर 1848 ईस्वी में जाकर समाजवाद में जर्मनी में समाजवादी घोषणा पत्र जारी कर देता है। चलिए आगे हम थोड़ा एक ऐड पेज लेते हैं। ऊपर लेंगे कार्ल मार्क्स। अब देखिए कार्ल मार्क्स के पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट में अगर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट में अगर देखेंगे कार्ल मार्क्स, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818। जन्म स्थान की बात करते हैं तो जर्मनी के टियर नगर राइन प्रांत में हुआ था। इतना समझ लीजिए। इसके बाद इनके पिता नाम हेनरिक मार्क्स। इसके पिता का नाम है हेनरिक मार्क्स के पिता का नाम है। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण की बात करते हैं। उच्च शिक्षा की इसका एडमिशन होता है 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय, जो जर्मनी के राजधानी है बर्लिन में इसका एडमिशन होता है। बर्लिन विश्वविद्यालय में इसका शिक्षा ग्रहण होता है। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, सन 1843 ईस्वी में बचपन का मित्र जेनी से विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आराम से समझिए आप। अब मैंने कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में मैंने बताया है, कुछ कार्ल मार्क्स का परिचय है। इसका जन्म 5 मई 1818 में स्थान जर्मनी के टियर नगर के राइन प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स है। उस शिक्षा की अगर बात करें जाए तो उस शिक्षा ग्रहण करता है 1836 में
जो बर्लिन विश्वविद्यालय में इसका शिक्षा ग्रहण होता है, एडमिशन प्राप्त होता है। 1843 में बचपन का मित्र जेनी से इसका विवाह हो जाता है, मैरिज हो जाता है। उसी प्रकार 1844 की बात करते हैं। 1844 में एक फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात होता है और इसे प्रभावित होता है, इसे कुछ सीखने को मिलता है कार्ल मार्क्स पर। इसे प्रभावित होकर 1848 में ये दोनों मिलकर क्या करता है, जर्मनी में समाजवादी घोषणा पत्र लेकर आता है, समाजवादी घोषणा पत्र लागू करता है। कब करता है मेरे प्यारे बच्चों? 1848 में लागू करता है। मतलब कार्ल मार्क्स के अगर बारे में हम देखें हैं, थोड़ा और देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अगर देखते हैं तो इसका जन्म की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जन्म की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए इसके जन्म के बारे में बात करते हैं। इसका जन्म हुआ है 5 मई 1818 में। मतलब बहुत इसका जन्म का अगर वर्ष याद करना बहुत ही आसान है। 18 और 18, शुरू में भी 18 और अंत में भी 18, मतलब 18 बहुत इजी है। स्थान की बात किया जाए तो जर्मनी के टियर नगर के राइन प्रांत में, मतलब टियर नगर है कोई, नगर के राइन नामक राज्य में हुआ था। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स है, जो यह पेशे से वकील है। पेशे से क्या है? यह वकील है मेरे प्यारे बच्चों। आगे है इसकी उच्च शिक्षा की ग्रहण की अगर बात करते हैं तो 1836 ईस्वी में हायर एजुकेशन के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय में इसका नामांकन हो जाता है और यहीं से अर्थव्यवस्था के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई करता है। 1843 में बचपन का मित्र जेनी से इसका विवाह हो जाता है। किसका? कार्ल मार्क्स के बारे में। आगे देखिए 1844 में अगर बात करते हैं तो फ्रेडरिक एंगल्स से प्रभावित हो जाता है कार्ल मार्क्स। मतलब फ्रेडरिक एंगल्स से प्रभावित होकर अपने समाजवादी विचारधाराओं को लाने के लिए ये दोनों प्रकट करता है। आगे देखिए 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र लागू कर देता है और इस पत्र के माध्यम से पूरे समाज को संकेत देना चाहता है कि समाज को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। इस घोषणा पत्र से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल समाजवाद में एक ऐसी विचारधाराओं को प्रकट करना चाहता है जो समाज को काफी हद तक आगे बढ़ाना है। इतना हुआ। एक और टॉपिक है इसमें 1867 ईस्वी में 1867 मार्क्स ने एक पुस्तक के माध्यम से एक पुस्तक के माध्यम से समाज में सामाजिक मुद्दों के बारे में बताता है कि समाज में किस प्रकार हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बारे में बताता है कार्ल मार्क्स। इस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल नाम है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कार्ल मार्क्स की अगर बात किया जाए तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स लिखा। कब लिखा है? 1867 में। इसीलिए इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा पुस्तक है जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल भी एक प्रकार की ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। उसी प्रकार समाज को आगे बढ़ाने के लिए दास कैपिटल एक पुस्तक लेकर आता है। दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लेकर आता है कार्ल मार्क्स, और इसे दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अब देखिए कार्ल मार्क्स के काल
कार्ल मार्क्स के काल में 6 काल आता है, 5 काल देखते हैं, 6 काल है, 6 काल होता है, 6 काल है। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिया है, 5 सिद्धांत दिया है। सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो 5 सिद्धांत दिया है और कार्ल मार्क्स अपने जीवन में 6 काल लेकर आया है। 6 काल के बारे में जानते हैं। चलिए 6 काल के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6 काल के बारे में जानेंगे। चलिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की बात करते हैं। पहले सिद्धांत की बात करते हैं तो पहला सिद्धांत है द्वंद्वनात्मक एवं भौतिकवाद। द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा है इतिहास की भौतिकवाद सिद्धांत है। इतिहास की भौतिकवाद सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य। का सिद्धांत। इसके अलावा आगे है मेरे प्यारे बच्चों राजहीन एवं वर्गहीन का सिद्धांत। वर्गहीन का सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिया है। पहला द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद, पहला है द्वंद्वनात्मक, दूसरा भौतिकवाद, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। पहला द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिक सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य दिया है मेरे प्यारे बच्चों, राजहीन वर्गहीन का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने दिया है और इस सिद्धांत के माध्यम से समाज में किस प्रकार समाज को आगे बढ़ाना है और किस प्रकार समाज में हमारी कमी है उसके बारे में, इस सिद्धांत के बारे में बताया। कार्ल मार्क्स की अगर बात करते हैं, कार्ल मार्क्स के समय 6 आदिम युग था। 6 युग की बात करते हैं। ये सिद्धांत आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिक सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, राजहीन एवं वर्गहीन सिद्धांत। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स के समय, कार्ल मार्क्स का युग के बारे में देखते हैं। कार्ल मार्क्स के युग की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो कार्ल मार्क्स के युग के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के युग के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के युग की अगर बात करेंगे, कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण है। 6 ऐतिहासिक चरण है। पहला चरण की अगर बात करते हैं आदिम साम्यवादी। पहला चरण की बात करते हैं तो आदिम साम्यवादी। आदिम साम्यवादी का युग, आदिम साम्यवादी युग है। दूसरा अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है समांती युग है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है दास्ता का युग है। दास्ता का युग देखते हैं, दास्ता का युग है मेरे प्यारे बच्चों, दास्ता का युग है। चौथा मेरे प्यारे बच्चों पूंजीवादी, चौथा पूंजीवादी है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा पूंजीवादी युग है, पूंजीवादी युग है। इसके अलावा पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा है समाजवादी युग है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों लास्ट है साम्यवादी युग। लास्ट है साम्यवादी युग। लास्ट क्या है? साम्यवादी युग। साम्यवादी युग,
ये 6 युग ने दिया है। मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक चरण को, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के 6 ऐतिहासिक चरण होता है। पहला चरण आदिम साम्यवादी युग है, समांती युग है मेरे प्यारे बच्चों, दास्ता का युग है मेरे प्यारे बच्चों, और पूंजीवादी युग है मेरे प्यारे बच्चों, समाजवादी युग है और साम्यवादी युग है। ये 6 चरण दिया है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के भी बारे में देखे हैं। कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों। कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत है। पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास की भौतिक सिद्धांत है, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य है, राजहीन एवं वर्गहीन है। इसके अलावा अगर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जीवनी देखते हैं तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में स्थान जर्मनी के टियनर के राइन प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनिक्स मार्क्स है। वह उच्च शिक्षा के लिए 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में इसका नामांकन होता है और उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। 1843 में बचपन की मित्र जेनी से इसका सगाई हो जाता है। 1844 में फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात होता है और उससे प्रभावित होकर 1848 में जर्मनी में समाजवादी घोषणा पत्र लागू करता है और समाज के विकास के लिए बात करता है। 1800 इसके बाद इन्होंने इसका पुस्तक है, बहुत सारा पुस्तक है। कार्ल मार्क्स 1867 में एक पुस्तक लिखता है। पुस्तक के माध्यम से पूरे विश्व में समाज में कमी को, समाज को आगे विकास करने के लिए एक पुस्तक के माध्यम से लोगों को संकेत दिया है। एक पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। इस दास कैपिटल को समाज का बाइबिल भी कहा जाता है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक 6 चरण होते हैं और कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत है। 5 सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवाद है, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य है, राजहीन और वर्गहीन समाज है। इसके बाद आगे बात करते हैं इसके 6 ऐतिहासिक चरण है। पहला आदिम साम्यवादी युग है। दूसरा की अगर बात करते हैं तो समांती युग है। तीसरा की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा दास्ता का युग है मेरे प्यारे बच्चों। अगर पूंजीवादी है, साम्यवादी है, साम्यवादी है, मतलब समाजवादी और साम्यवादी। ये 6 ऐतिहासिक चरण है। 6 ऐतिहासिक चरण है। 6 ऐतिहासिक चरण है मेरे प्यारे बच्चों। किसका है? कार्ल मार्क्स का। और 5 सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स। कितने सिद्धांत दिया है? 5 मार्क्स सिद्धांत दिया। तो आज का क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यह चैनल नया है, इस चैनल को प्रमोट करने की जरूरत है, इस चैनल को शेयर करने की जरूरत है, सब्सक्राइब करने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।